हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फाइटर बैच। एंड ये जो रैपिड रिवीजन सेशंस चल रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि ये बैक टू बैक रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है आपके नीट में स्कोर के लिए। सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है। जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं वहां पर भी स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis इन्वॉल्व्स द कांसेप्ट्स ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ते हैं वहां पर भी मेगास्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में सेल डिवीजन की मदद लगती है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं और न्यूमेरिकल्स कुछ ऐसे होंगे जो लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड भी हो सकते हैं। तो हमें हर तरीके से हर कंडीशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे बढ़ जाएं। सबसे पहली चीज हम बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करते हैं, जैसे हमने सेल चैप्टर में डिस्कस किया था कि लिविंग कंसिस्ट ऑफ सेल। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल और सेल के प्रोडक्ट से बनती है। सो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं? देखो, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब क्या है? अरे ऐसे फीचर्स जो जरूरी नहीं है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नॉन लिविंग भी दिखाते हैं, ये होगा कैरेक्टरिस्टिक फीचर। बट अगर हम बात करते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये ऐसी प्रॉपर्टी है विच इज शोन बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसे दिखाएं, और नन ऑफ द नॉन लिविंग। मतलब ये ऐसे फीचर है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाएंगे और कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं दिखा सकता। पर यहां पर इस चैप्टर में एनसीईआरटी यूज करती है कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्यों? क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन दिखाएं जरूरी नहीं है। हम पढ़ते हैं लिविंग वर्ल्ड में इसके एक्सेप्शंस। तो यहाँ पर सिर्फ ये एक लाइन दी है, इसलिए हमने इस स्टेटमेंट को पढ़ा है। सो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। अब चलते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो या फिर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या शो करेंगे? सेल की ग्रोथ। बिल्कुल सही बात है, सेल ग्रो करेगी। अब अगर सेल ग्रो करती है तो वो डिवाइड करेगी। तो अगर हम बात करें कि सेल ग्रोथ डिवीजन में कन्वर्ट होगी, तो क्या हर सेल डिवाइड करती होगी? क्या होता होगा एक फेट या एक भविष्य, भाग्य किसी भी सेल का? तो अगर हम देखें कि एक सेल के पास कितने ऑप्शंस हैं, अगर हम देखें एक सेल के पास कितने ऑप्शंस हैं, तो एक सेल या तो ग्रोथ कर सकती है, ग्रोथ करने के बाद इलोंगेट कर सकती है, या फिर एक सेल डिफरेंशिएट कर सकती है। इसका मतलब उसको फंक्शन मिल गया, मैच्योर हो गई, और उसके बाद उसका समय पूरा हो गया और वो मर गई। या फिर एक सेल डिवाइड कर सकती है, या फिर हम बोले रिप्रोड्यूस कर सकती है। क्यों? डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन सेम है क्या? देखो, जब हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब सिंगल सेल्ड है, वो ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद डिवाइड करता है, और उसी को आप रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के लिए डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन कैन बी यूज्ड सिनोनिमसली। आप सेम बोल सकते हैं सिर्फ यूनिसेल्युलर के लिए। चले अब बात करें मल्टी सेल्युलर की। तो मल्टी सेल्युलर में होता क्या है? हमारा ओरिजिन, हम कैसे आए? जाइगोट से। बिल्कुल सही बात है। जाइगोट कैसा है बेटा? सिंगल सेल है। अब जाइगोट ने सिंगल सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बनाया, तो इसमें क्या लगा होगा? डिवीजन। इसका मतलब यही तो एनसीईआरटी बोल रही है।
You might wonder how a single cell then goes on to form such large organism. इसका मतलब एक छोटी सी सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बन सकता है। कैसे बनेगा? वो होगा डिवीजन से। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी हमने बात करी, कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इंडीड और लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑल दी सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू, जितनी भी सेल्स हैं वो एक सेल से दो सेल में डिवाइड होगी। अब ये जो डॉटर सेल्स हैं ये भी हर बार डिवाइड करेंगी, हर बार नई सेल्स बनाएंगी। अब अगर ऐसा कंटिन्यू होता रहा तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? पॉपुलेशन। क्लियर है? तो जब लगातार डिवीजन कंटिन्यू होता रहा तो क्या बन गया आपका? पॉपुलेशन। दैट इज फॉर्म्ड बाय ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सिंगल पेरेंट। ये पॉपुलेशन कैसे बनी है? एक पेरेंट से बनी है ना। एक सेल थी, जैसे हम यहाँ देखते हैं जाइगोट, उस जाइगोट ने डिवाइड कर करके पूरा ऑर्गेनिज्म बना दिया, तो वैसे एक सेल ने कंटिन्यूअसली डिवाइड करके क्या बना दिया? पॉपुलेशन। क्लियर है? इन अदर वर्ड्स, सच साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन allow a single cell to form structures consisting of millions of cells, और यही सेल डिवीजन है जिसकी मदद से सिंगल सेल से बहुत सारी सेल्स के ऑर्गेनिजम्स बन सकते हैं। आगे चले। नाउ सेल साइकिल, देखो सेल साइकिल जो है ये पढ़ने से पहले हम ये बात कर ले कि जो आप चैप्टर का नाम बोल रहे हैं ना, सेल डिवीजन, कब एक सेल सोचती है, कब एक सेल सोचती है टू डिवाइड? व्हेन अ सेल डिवाइड। तो इसका कंसेप्ट मैं आपको यहां पर बता देती हूं, बट एनसीईआरटी में देखेंगे तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में इसका कंसेप्ट दे रखा है, पर यहां हम देख तो लें क्योंकि चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, डिवीजन क्यों होता है। तो अगर आप किसी भी एक सेल की बात करें, इसके अंदर है इसका न्यूक्लियस, दिस इज वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, ये है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, जिसको आपने बोल दिया Vn, ठीक। अब अगर मैं बोलूं वॉल्यूम ऑफ सेल, पूरे सेल की वॉल्यूम है V सेल, ठीक है। तो अब अगर हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म तो कैसा निकलेगा? V सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। दिस इज वॉल्यूम ऑफ सेल। V सेल क्या है? वॉल्यूम ऑफ सेल। अब एक इंडेक्स आपको याद रखना है, दिस इज न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, इसी को हम बोल सकते हैं कैरियो प्लाज्मिक इंडेक्स। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की बात करें अगर हम, तो इसका फॉर्मूला है Vn अपॉन Vc माइनस Vn, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। तो अब होता क्या है बेटा, ग्रोथ जब हो रही है, किसी भी सेल की अगर ग्रोथ हो रही है तो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म बढ़ता जाता है। अब अगर साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम बढ़ रही है तो वो जो न्यूक्लियस बेचारा नहीं बढ़ पा रहा है, क्या कंट्रोल कर पाएगा सेल्यूलर एक्टिविटीज को? अभी तक तो बहुत अच्छे से कर रहा था, पर अगर सेल का साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस का कंट्रोल सेल पे छूटता जाता है। दैट मीन्स अगर आपका न्यूमरेटर कम हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर, क्योंकि साइटोप्लाज्म बढ़ता जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिक्रीज। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कम हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म कम है। अगर ऐसा होता है तब सेल सोचती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी एक्टिविटीज चलती रहे, तो न्यूक्लियस बोलता है एक सेकंड, मैं स्प्लिट हो जाता हूं, और अगर मैं स्प्लिट हो जाऊंगा, मेरा नंबर 1 से 2 हो जाएगा, तो मैं बेटर तरीके से सेल्यूलर एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकता हूं। तब सेल
टेक्स द डिसीजन टू डिवाइड। तो अगर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कम होगा, सेल डिवाइड। अच्छा, अगर कम नहीं होगा तो क्या होगा? सिंपली ग्रोथ होगी। अगर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ज्यादा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस विथ रिस्पेक्ट टू साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम अभी भी अच्छी खासी बनी हुई है, इसका मतलब सेल अभी और क्या करेगी? सेल ग्रोस। तो ये चीजें याद रखना। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, फॉर्मूला है Vn अपॉन Vc माइनस Vn। दैट मीन्स न्यूक्लियस को आपको देखना है, अगर न्यूक्लियस का पकड़ कहीं पर भी कमजोर हो रही है सेल के ऊपर, तो डिवीजन होगा। डन। अब आगे बढ़ जाएं। एनसीईआरटी क्या बोलती है देख ले। सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, हम जानते हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल, डीएनए रेप्लिकेशन, देखो क्या क्या होगा। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ द सेल, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस। दो चीजें बताई है, एक तो डीएनए रेप्लिकेशन और एक सेल की ग्रोथ। क्या दोनों हमेशा चलेगा कि किसी एक स्टेज में चलेगा? अब सुनना, यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन कब होगा और सेल की ग्रोथ कब होगी। ऑल दीज प्रोसेसेस, स्टार मार्क करें, ऑल दीज प्रोसेसेस दैट इज सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ हैंस टू टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। कभी भी कुछ भी नहीं होता है, चीजों को एक समय पर, फिक्स समय पर, एक पर्टिकुलर नीड के हिसाब से ही काम करना पड़ता है। अभी आपका टाइम है नीट की प्रिपरेशन का, तो हम डेली जाके घूमने, मूवीज देखने या फिर किसी भी रिक्रिएशन पर्पसेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, बिकॉज हमें पता है दिस इज द पीक टाइम फॉर अस। इसका मतलब सेल भी जानती है कि अभी हमें क्या करना है। तो ये सारी एक्टिविटीज कैसे होंगी? कोऑर्डिनेटेड मैनर में। एक एक शब्द पे ध्यान देना है। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी को किस तरीके से हमें पढ़ना है वो हम बता रहे हैं। नेक्स्ट, टू इंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी, ताकि बेहतर वे में डिवीजन हो सके और कोई एरर से हम बच सके और प्रोजेनी का फॉर्मेशन सही तरीके से हो। अब ये जो सीक्वेंस हो रहे हैं, इन सीक्वेंस को हमने क्या बोला? ये जो सीक्वेंस है, इन सीक्वेंस को हमने क्या बोला? देखें, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट करा, सिंथेसिस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्यों? अरे एक से दो बनना है, दो से और मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स बनानी है। तो जब उसने क्या किया, नंबर बढ़ाया एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, इट इज टर्म्ड एज सेल साइकिल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इसमें अक्सर जब भी ये डेफिनेशन आती है, ऑप्शंस में सेल डिवीजन भी दिया जाता है, सेल साइकिल भी दिया जाता है, और बच्चे ओवर एक्साइटमेंट में क्या कर देते हैं, सेल डिवीजन को टिक। पर बेटा ये जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, इसमें से एक इवेंट है सेल डिवीजन। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पूरे सारे इवेंट्स को कंबाइंडली आप क्या बोलोगे, सेल साइकिल। ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल साइकिल, जिसमें सारे इवेंट सीक्वेंशियली हो रहे हैं, जीनोम डुप्लीकेशन, सिंथेसिस ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स और आखिरी में डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाए। ऑल्दो सेल ग्रोज इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, अभी हमने बात करी थी ना सेल की ग्रोथ कैसी हो रही है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज के टर्म्स में। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अभी हमने बात करा कि डीएनए डुप्लीकेशन और सेल की ग्रोथ कैसे होगी, तो सेल की ग्रोथ होगी कंटिन्यूअसली, साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट है कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। बट डीएनए की बात करें तो डीएनए सिंथेसिस कैसे होगा, एक स्पेसिफिक स्टेज में। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर सेल्स या डॉटर न्यूक्लियाई बाय ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स। याद रखें कि ये जो रेप्लिकेटेड डीएनए है, क्यों रेप्लिकेट हुआ है, एक ही सेल में नहीं रखना है इसको, इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स आपको फॉलो करना पड़ेंगे। और ये जितने भी इवेंट्स है रैंडम, कभी भी कुछ भी नहीं हो जाता, ये इवेंट्स हैं अंडर जेनेटिक कंट्रोल। याद रखें, ये जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन,
फॉर्मेशन से लेके, डुप्लीकेशन से लेके, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स में लेके, ये सारे इवेंट्स किसके कंट्रोल में है? जेनेटिक कंट्रोल में। अगर ये कुछ गड़बड़ी होती है, अभी हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, जब हम क्लास में डिस्कस करते हैं तो हम और इसकी जड़ तक पहुंचते हैं कि ऐसा होता क्या है, ऐसा रेगुलेशन होता क्या है, पर अभी हम स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फोकस कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर जैसे आप कैंसर के बारे में पढ़ते हैं, कैंसरस सेल्स हैव लॉस्ट देयर कंट्रोल, कैंसरस सेल्स अनकंट्रोल्ड डिवीजन दिखा रही है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो जीन के लेवल पे डिस्टर्बेंस आई है और इसलिए वो कैंसर या ट्यूमर में कन्वर्ट हुई है सेल्स। यहाँ पर आगे बढ़ जाएं, हम नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो ये सारी चीजें कोऑर्डिनेटेड मैनर में होगी, प्रॉपर सीक्वेंस में होगी और जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। ये अब ये यूकैरियोटिक क्यों दे दिया है? टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल क्यों दिया? क्यों यहाँ प्रोकैरियोट्स की बात नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। प्रोकैरियोट्स में आपको ये सारे फेजेस नहीं मिलते। प्रोकैरियोट में होता क्या है? एक सिंगल सी सेल है बेचारी प्रोकैरियोटिक सेल, वो इतना सारा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दिखाती। वो तो क्या करती है, जस्ट प्रायर टू डिवीजन, जैसे डिवीजन होने वाला है उसका जीनोम डुप्लीकेट हो जाता है एंड देन इट स्प्लिट्स एंड डिवाइड्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल के लिए ये चीजें नहीं है। क्यों? बिकॉज हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स जब डिवाइड करेंगे सो दे डिवाइड बाय एमाइटोसिस। इनका जीनोम डुप्लीकेशन में कोई एस फेज जैसी चीज नहीं है। इनका जीनोम कब डुप्लीकेट होता है? जस्ट प्रायर टू डिवीजन। अगर हम एक और पॉइंट देख लें जो क्वेश्चन बनता है, देयर जीनोम डुप्लीकेट्स जस्ट प्रायर टू डिवीजन। डिवीजन के ठीक पहले इनका जीनोम डुप्लीकेट होता है। प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है, पर हम इस चैप्टर में किसके बारे में बातें करेंगे? यूकैरियोट्स के बारे में। अब देखो यार, अभी आप जब एग्जाम देने बैठेंगे, एग्जाम का ड्यूरेशन 3 घंटे 20 मिनट, 3 hours 20 minutes। अब क्या प्रिपरेशन भी सिर्फ 3 घंटे 20 मिनट करी थी आपने एग्जाम के लिए? बिल्कुल नहीं। प्रिपरेशन हमने, किसी ने 1 साल, किसी ने 2 साल, किसी ने 3 साल, प्रिपरेटरी फेज कितना बड़ा था, पर जो एक्चुअल फेज है जिसमें आपका पोटेंशियल दिखेगा वो बहुत छोटा है। वैसे ही जब फेजेस ऑफ सेल साइकिल की बात होगी तो इस सेल साइकिल में जो फेजेस हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो सेल तैयारी करेगी कि डिवीजन किस तरीके से परफॉर्म होगा, उसके लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, और एक डिवाइड कर जाएगी। तो ज्यादा समय किसमें लगेगा? मेटाबॉलिज्म में। जो सिंथेसिस हो रहा है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है सेल, पर आपको ओवरऑल कुछ चेंजेस एज सच दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो ह्यूमंस में जब कल्चर में देखा, किसमें देखा? कल्चर में। ह्यूमन सेल्स इन कल्चर, ऑब्वियसली बॉडी के अंदर जाके थोड़ी देख सकते हैं हम, ह्यूमन की सेल्स को हमने कल्चर में आर्टिफिशियली देखा कि किस तरीके से डिवीजन दिखा रही है। दीज सेल्स डिवाइड वंस, सिर्फ एक बार डिवीजन दिखा रही है इन एवरी 24 hours, 24 घंटों में एक बार डिवाइड कर रही है। हाउएवर दिस ड्यूरेशन, क्या सभी ह्यूमंस के लिए ये ड्यूरेशन सेम है? नहीं। अरे डिपेंड करेगा ना, ह्यूमन टू ह्यूमन, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करेगा। इवन एक ऑर्गेनिज्म में जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स की सेल्स है उसमें भी डिवीजन वेरी करेगा। सो ये लाइन एनसीईआरटी ने लिखी है, आप भूले नहीं इसको। दिस ड्यूरेशन differs from organism to organism and also from cell to cell type। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर ईस्ट की बात करें, अगर हम ईस्ट की बात करते हैं, सो ईस्ट में सेल साइकिल का ड्यूरेशन कितना है? 90 मिनट्स। ठीक है, तो हमको 2 डेटा यहां से मिल चुके हैं। एक तो ह्यूमन का ड्यूरेशन सेल साइकिल का 24 hours, और अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में मिल गया आपको 90 मिनट्स। ठीक है, अब ये जो 24 hours है इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पूरा सेल साइकिल का ड्यूरेशन हो गया। अब इसी में सेल तैयारी भी करेगी
और सेल डिवाइड भी करेगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिस इज G1, G1 फेज है, दिस इज S फेज, दिस इज G2 फेज। क्यों ऐसा? ये है क्या? अरे ये जो इतना बड़ा इवेंट है ना, ये पूरा इवेंट है इंटरफेज, अभी तैयारी चल रही है। और छोटा सा इवेंट आपको दिखाई दे रहा है एम फेज। अभी हम देखेंगे कि ड्यूरेशन वाइज कौन ज्यादा समय लेता है। यहाँ पर आपको डिवीजन फेज और इंटरफेज में से समझ में आ गया कि इंटरफेज इज कंपैरेटिवली ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन देन दी सेल डिवीजन फेज। पर इसके अंदर भी जाएंगे अभी, ठीक है। यहाँ से आप मेजरमेंट ले सकते हैं। G1 फेज सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, उससे छोटा दिखाई दे रहा है S फेज, और भी छोटा दिखाई दे रहा है आपको G2 फेज, और G2 से भी छोटा आपको दिखाई दे रहा है M फेज। आई बात समझ में? इसका मतलब लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल अगर पूछा जाए ऑप्शन में इंटरफेज है तो आप क्या लगाएंगे? ऑब्वियस सी बात है इंटरफेज। पर अगर इंटरफेज में सबसे बड़ा फेज पूछे तो क्या है? G1 फेज। आई बात समझ में? तो एक डेटा आपको याद रखना है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। सबसे बड़ा G1, G1 तो बड़ा ही है मैम, क्या करें? इतना बड़ा G1, इतना कष्टदायी? कोई कष्टदायी नहीं है। देखो, समस्याएं प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में है, आपको फेस तो करना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है कि आप रोते रोते फेस करेंगे कि उसे हंसते हुए फेस करके और उस जो वो आपका ड्यूरेशन है ना उसको बहुत अच्छे से पार कर जाएंगे। सो G1 इज द बिगेस्ट फेज। इसी सीक्वेंस में है बेटा, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। फिर इससे छोटा S, फिर इससे छोटा G2 और फिर इससे छोटा M। G1 S G2 M याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ जाए। नाउ इंटरफेज एंड एम फेज, दो अभी हमने फेजेस देखे ना सेल साइकिल में। तो ये जो इंटरफेज का ड्यूरेशन था ये कंपैरेटिवली बड़ा था एम फेज से, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। यहाँ पर एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस ऑकर्स। देखना, हाँ, एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस ऑकर। और इंटरफेज क्या बताता है? रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस। हाँ, हमने देखा है ना अभी एक साइक्लिक इवेंट में, उस साइकिल में जो इंटरफेज है वो किसके बीच में है? अरे एक बार डिवीजन खत्म हुआ फिर से इंटरफेज आया, फिर इंटरफेस खत्म हुआ फिर से डिवीजन आया। तो इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस, ठीक है। ये याद रखना, ऐसी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। It is significant to note that in the 24-hour average duration of cell cycle of humans, cell division lasts only for an hour, 1 घंटे के लिए है सिर्फ। इंटरफेज लास्ट फॉर 95% ऑफ द ड्यूरेशन। अभी हमने बात करी थी ना, मतलब अगर हम बात करें एम फेज की तो ये सिर्फ 50% ऑफ द ड्यूरेशन है, और इंटरफेज की बात करें तो इंटरफेज की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 95% ऑफ द ड्यूरेशन। तो यार समझ में आ गया कि डिवीजन में बहुत कम समय लेगी सेल। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखें कि जो आपके ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरिएशन हो रहे हैं ना, इंटरफेज के कारण से हो रहे हैं। ये जो सेल साइकिल में वेरिएशन हो रहा है वो किसके कारण से हो रहा है? अब इंटरफेज में भी कौन सा फेज है जो वेरी करता है? G1 वेरीज इन ऑर्गेनिज्म। मतलब G1 का जो ड्यूरेशन है वो एक्चुअल में वेरी करता है, जिसके कारण से आपका सेल साइकिल का ड्यूरेशन वेरी करता है। पर ओवरऑल देखा जाए तो जो भी ड्यूरेशन हो उसमें एम फेज कितना समय लेगा? 5% ऑफ द ड्यूरेशन, और इंटरफेज कितना समय लेगा? 95%। नाउ द एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स। जब हम बात करते हैं एम की, एम फेज में होंगे दो इवेंट, कैरियोकाइनेसिस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन।
कैरियो में कौन डिवाइड करेगा? न्यूक्लियस। और इधर कौन डिवाइड कर रहा है? साइटोप्लाज्म। कौन पहले होगा? पहले साइटोप्लाज्म कर दो मैडम। हाँ, हमारा ही तो राज चल रहा है, यहाँ पर किसी को भी डिवाइड कर देंगे? जी नहीं, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। दैट मीन्स एक स्टेटमेंट अगर आ जाए, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस पहले होता है और उसके बाद क्या हो रहा है? साइटोकाइनेसिस, है ना। इसको अगर पलट के दे दे तो आपको उसको ग्रामेटिकली पढ़ के देखना है कि क्या सही है। पहले क्या होगा? न्यूक्लियस का डिवीजन, और बाद में क्या होगा? साइटोकाइनेसिस, दैट मीन्स साइटोप्लाज्म का डिवीजन। द इंटरफेस दो कॉल्ड दी रेस्टिंग फेज। हाँ, नाम से तो क्या बोल दिया इसको हमने? रेस्टिंग फेज। मतलब समझ में आ गया कि सेल सो रही होगी, रेस्ट कर रही होगी, कुछ नहीं चल रहा है इसमें। नहीं, दो बोला है ना। दो called the resting phase is the time during which the cell is preparing for division। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको देख के आपको लगता नहीं कि ये कुछ पढ़ रहे होंगे, पर इंटरनल उनका प्रिपरेशन चलता है, वो बहुत शांति से बिना किसी दिखावे के पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब सेल भी कोई दिखावा नहीं कर रही है। आपको तो दिख रहा है कि रेस्ट कर रही है, पर वो इंटरनली क्या कर रही है? तैयारी कर रही है, प्रिपरेशन कर रही है। कैसे प्रिपेयर कर रही है? बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ, ग्रो भी कर रही है, एंड डीएनए रेप्लिकेशन। पढ़ा है ना, ये कंटिन्यूस हो रहा है और ये एक स्पेसिफिक स्टेज में हो रहा है। सो ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन कैसे? ऑर्डरली मैनर में, रैंडम नहीं होता। तो अब डिटेल में चलेंगे किसके? इंटरफेज के। एक इंटरफेज में क्या क्या आपको इवेंट दिखते हैं? यहां पर आपको दिखाई दे रहा है इंटरफेज के इवेंट्स। G1 फेज, गैप, गैप आया ना डिवीजन में, डिवीजन नहीं हो रहा यहाँ पर क्या हो रहा है? सेल तैयारी कर रही है डिवीजन के लिए। सो G1 फेज इज गैप 1 फेज। अब इसमें होता क्या क्या है? देखो, एनसीईआरटी ने जो कंटेंट लिखा है वो तो हम पढ़ेंगे ही, पर मैं कुछ एडिशनल चीजें भी आपको बता दूं, आपको याद रखना है। G1 फेज में एनसीईआरटी स्पेसिफिकली बोल रही है कि सेल क्या दिखाएगी? ग्रोथ। बिल्कुल सही है बेटा। अब इसके अलावा ये याद रखना कि G1 फेज में आरएनए और प्रोटीन भी बनते हैं। सुनना ध्यान से, आरएनए प्रोटीन भी बनते हैं। क्यों? अरे यार, आरएनए नहीं बनाओगे, प्रोटीन नहीं बनाओगे, तो जो आपको एस में डीएनए बनाना है उसके एंजाइम्स कहाँ से लाओगे? तो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या बन रहा है? एंजाइम्स। तो एंजाइम्स बनने के पहले आरएनए प्रोटीन बने होंगे, ठीक है, पर G2 में एनसीईआरटी बोलती है आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये स्मार्टली काम करना है जब ऑप्शंस को सिलेक्ट करें कि अगर एनसीईआरटी के हिसाब से आप चल रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि G2 क्या है, ये बता रहा है स्पेसिफिकली आरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ग्रोथ होगी, एंजाइम्स होगी, बनेंगे, और सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट। ब्रैकेट में लिख दूं, नॉट ऑल, क्योंकि कुछ होंगे जो बाद में डुप्लीकेट होंगे। एस फेज में क्या होगा? एस फेज में सिंथेसिस होगा किसका? डीएनए का। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन हुआ। अच्छा, डीएनए बन गया तो फिर एक प्रोटीन भी चाहिए इसको होल्ड करने के लिए। हिस्टोन बना, हिस्टोन प्रोटीन बन गया। और क्या बना? देखो, जिस समय पर डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा है, सेल सोच रही है कि अब क्या करे, तो सेंट्रियोल का फॉर्मेशन भी साइटोप्लाज्म में। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कहाँ होगा? ये साइटोप्लाज्म। ये अभी सारी चीजें एनसीईआरटी ने लिखी है, कुछ मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ। G2 फेज में मेनली आरएनए प्रोटीन। ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो G2 में बनता है? टिब्यूलिन। टिब्यूलिन प्रोटीन, यहां पर इसको ध्यान से कर ले मार्क। टिब्यूलिन प्रोटीन ऐसा है जो किसमें बन रहा है? G2 फेज में, ठीक है। साथ में
इसके अलावा और क्या बन रहा है? अरे सारे थोड़ी बने थे वहां पर। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड डुप्लीकेशन किसमें हो रहा है? G2 फेज पे। तो ये अगर आपको याद है कंसेप्ट, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ठीक है, अब एनसीईआरटी हमारी क्या बोलती है? G1 फेज corresponds to interval between mitosis and initiation of DNA replication, मतलब एस फेज के बीच में बोल रहा है। तो हम ये समझ गए कि जो G1 फेज है, G1 एक्चुअल में किसके बीच में है? बिटवीन, देखना हाँ, इसी सीक्वेंस को फॉलो करना। माइटोसिस मतलब M एंड S फेज, M एंड S फेज। जहां आपने उल्टा कर दिया, मतलब आपने साइकिल को कैसा टर्न कर दिया? एंटी क्लॉकवाइज। तो जहां ध्यान रखें, G1 एनसीईआरटी की लाइन बोल रही है किसके बीच में है? माइटोसिस मतलब M फेज एंड डीएनए रेप्लिकेशन मतलब S फेज के बीच में। यहां पर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है, बट इसका जीनोम जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट नहीं हुआ है। अभी हम देखेंगे डीएनए कंटेंट के बारे में। S phase or synthesis phase marks the period during which DNA synthesis or replication take place। ठीक है, पढ़ चुके हैं, अभी लिखा भी था हमने। आगे बढ़ जाए। During this time, the amount of DNA per cell डबल। अगर इनिशियल अमाउंट आपने डीएनए का 2C लिया है तो वो बढ़ जाएगा किसमें? 4C में। अच्छा, डीएनए का कंटेंट बढ़ रहा है। देखो सेल रेस्टिंग स्टेज में जब होती है, हमने पिछला जब न्यूक्लियस डिस्कस किया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, मैंने वहां बताया है कि जब सेल रेस्टिंग फेज में है तो क्या बताती है? क्रोमैटिन, थ्रेड लाइक। और जब सेल एक्चुअल में डिवाइड करती है तो क्या दिखता है? क्रोमोसोम। तो हालांकि यहाँ पर क्रोमोसोम का काउंटिंग बोलना सही नहीं है, पर जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वो पूछता वैसे ही है कि 2n का 2n रहेगा, 4n से 2n होगा कि 2n से n होगा। तो मतलब यहाँ पर से आप कंसीडर कर सकते हैं फॉर न्यूमेरिकल्स। यहाँ पर अगर मैं बात करूं एक सेल की, तो ये जो एक सिंगल सेल है, इस सिंगल सेल में अगर हम मान के चले इनिशियली एट G1 फेज, इसमें था डीएनए कंटेंट कितना? 2C और क्रोमोसोम नंबर 2n बोला। देखो हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में देखा तो 2 सेट दिखे है ना, एक फादर से आता है, एक मदर से आता है। अब यहाँ पर एक इंडिविजुअली अगर आप बात करो, ये आपने एक आर्म वाला देखा, इसका थ्रेड है, ये C कंटेंट, इसी के साथ कुछ इस तरीके से ऐसा था, इसका भी कंटेंट क्या था बेटा? C, है ना। इनके अंदर है इनके क्रोमैटिन। देखो मैं फिर से बता रही हूँ, क्रोमोसोम यहाँ पर नहीं बनते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, बट मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। यहाँ पर ये C और ये C, ठीक है। ये डीएनए कंटेंट, इसको मेजर करने की यूनिट है पिकोग्राम। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम इससे रिलेटेड, ठीक। अब ये सेट 2 है ना, 2n, ठीक है, 2 सेट वाले हैं। अब अगर S फेज हो जाए तो S फेज में क्या कहानी आ जाएगी? S फेज में डीएनए डुप्लीकेट होगा, तो अब ये जो था इसका डुप्लीकेशन होगा, तो एक आर्म भी तो बढ़ाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो ये जो C था एक और C हो गया, यहाँ पर जो एक आपने बनाया था ऐसा ही एक और बन जाएगा C। तो टोटल मुझे बताओ कि अब आपका डीएनए S फेज के बाद डीएनए कंटेंट कितना हो गया? 4C हो गया ना, C 4C हो गया ना। एक सेल पर सेल की बात चल रही है यहाँ पर। अब क्रोमोसोम का नंबर कैसे काउंट करते हो आपको पता है? क्रोमोसोम का नंबर काउंट करने का तरीका, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेंट्रोमियर
नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। तो यहां पर भी 1 2 2n थे, यहां पर भी 2 सेट की बात करें तो जो क्रोमोसोम है 2 ही है। तो क्या क्रोमोसोम का नंबर चेंज हुआ? नहीं। हाँ, पर डीएनए कंटेंट डबल हो गया। जो 2C से स्टार्ट करा था वो आपका क्या हो गया अब एस फेस में 4C, ठीक है। नाउ हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, मतलब हमने देखा है अभी, अगर सेल ने had deployed 2n number of chromosomes at G1 even after S phase number of chromosome remains 2n, देख लिया हमने, काउंटिंग भी कर ली यहाँ पर, ठीक। लेकिन इन द एनिमल सेल ड्यूरिंग द एस फेज अगर हम बात करें, अगर एस फेज के दौरान हम एनिमल सेल में बात करते हैं तब क्या होगा? देखो, डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन द साइटोप्लाज्म, पहली स्लाइड में लिख दिया है हमने। ड्यूरिंग द G2 फेज क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसाइज्ड, प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस और सेल की ग्रोथ तो कंटिन्यू है ही। और G2 में स्पेसिफिकली मैंने इवेंट में आपको बताए हैं क्या क्या इवेंट्स होते थे, अपने याद रखना, ठीक है। स्पेसिफिक इवेंट्स में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट, ये हो गया आपका डीएनए कंटेंट से रिलेटेड, यहाँ पर कंटेंट बताया है, फिर से बोल रही हूँ एक बार, ये क्रोमोसोम नहीं है। आपको मैंने काउंटिंग सिखाने के लिए ये ड्रॉ किया है, क्योंकि अभी तो इंटरफेस ही चल रहा है ना, तो यहाँ पर तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ही विजिबल होंगे, बट वो डुप्लीकेशन कैसे होगा ये बताने के लिए मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, ठीक। नेक्स्ट चलें आगे। क्वेश्चन दिया है आपकी एनसीईआरटी ने, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइव्स। अच्छा, ऐसा कुछ होता होगा, हाँ, मतलब इनके पास क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स कितने प्रकार की होती है अभी नहीं देखेंगे, ये हम देखेंगे एनाटॉमी में। किस प्रकार की सेल्स डिवाइड करके परमानेंट बनाती है, परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाती है, इनके कैरेक्टर्स क्या है, ये सब एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे। डू ऑल द सेल्स इन द प्लांट डिवाइड एट ऑल द टाइम? हमेशा डिवाइड करती रहती है? नहीं। परमानेंट सेल डिवाइड कहाँ करती है? सिर्फ मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करती है। डू यू थिंक ऑल द सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स? अब एनिमल पे भी आ गए, लो बताओ। अब एनिमल की बात करें तो एनिमल्स में कुछ सेल्स हैं जो डिवाइड करती है, कौन सी? एपिथेलियल सेल्स, है ना, एपिथेलियल सेल्स। एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो में कौन सी सेल्स होती हैं जो डिवाइड करती है? स्टेम सेल्स, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस डिवीजन शो करती है। कैन यू टेल द नेम्स एंड द लोकेशन? हाँ, हमने बता दिया है। डू एनिमल्स हैव सिमिलर मेरिस्टेमेटिक? वही बात कर रहे हैं ना, मेरिस्टेमेटिक जैसी हमारे पास क्या है? एपिथेलियल, जो एपिडर्मिस पे कवर होती है, ठीक है। तो अब मुझे आप बता दो कि अगर हम इन सेल्स की कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की बात करें तो इनकी वैल्यू कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की ज्यादा होगी कि कम होगी? जब ये सेल्स लगातार डिवाइड कर रही हैं, इसका मतलब न्यूक्लियस अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ है, वो अपना नंबर और बढ़ाना चाहता है। तो डिवीजन अगर होना है, इसका मतलब ये क्या होगा? लो। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स लो है। किसके कंपैरिजन में लो है? आप कंपैरिजन तो बताएं, ठीक है। अभी हम एक पैराग्राफ देखने वाले हैं जहां पर कुछ ऐसी सेल्स की बात की गई है जो हर बार हमेशा डिवाइड नहीं करेंगी, हर बार हमेशा डिवाइड नहीं करती, जो सेल्स हैं हार्ट सेल्स, ठीक है। आफ्टर बर्थ न्यूरॉन नर्व सेल्स डिवाइड नहीं करती बिकॉज दे लैक सेंट्रियोल। तो ऐसी सेल्स की बात करें तो इन सेल्स में कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या है? हाई। आई बात समझ में? तो इनका हाई है इसलिए इनकी ग्रोथ ही होती है, इनका डिवीजन नहीं होता। और एपिथेलियल टिश्यूज का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कैसा है? एपिथेलियल सेल्स का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स लो है इन कंपैरिजन टू हार्ट सेल्स, हार्ट सेल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी ने, वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। 16 क्रोमोसोम्स इन ईच सेल्स, सो कैन यू टेल हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी देयर एट G1 फेज, आफ्टर S फेज एंड आफ्टर M फेज? तो ये चीजें हमको देखनी, किसकी बात हो रही है? ये रूट टिप की बात हो रही है। किसकी बात कर रहे हैं हम?
रूट टिप सेल्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अलग अलग फेजेस लिख सकते हैं, G1, S, G2 और M। और किसके बारे में लिख रहे हैं? ये हो गए आपके फेजेस, डीएनए कंटेंट, क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, तो जब हमने अभी डिस्कशन किया था तो डीएनए कंटेंट जैसा आपने स्टार्ट किया था, अगर आपने यहां पर डीएनए कंटेंट स्टार्ट किया 2C से, इधर डीएनए कंटेंट हो गया 4C, इधर डीएनए कंटेंट 4C ही रहा। पर जब सेल डिवीजन होगा तो डीएनए कंटेंट, ये पर सेल की बात हो रही है, तो डीएनए कंटेंट कैसा हो जाएगा? रिड्यूस टू हाफ। लेकिन क्रोमोसोम नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 2n से चालू करा, इधर भी 2n रहा, इधर भी 2n रहा और इधर भी 2n रहा। मतलब जो प्लॉइडी आपने बताई यहाँ पर रूट टिप के बारे में, माइटोसिस का जिक्र किया है, तो जो प्लॉइडी बात करी वो प्लॉइडी सभी में क्या होगी? सेम। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। जो हम अभी हार्ट सेल्स को डिस्कस कर रहे थे, तो हार्ट सेल्स में ही कुछ पॉइंट एनसीईआरटी ने ऐसे लिखे हैं कि क्या हमेशा डिवीजन करती रहती है सेल, या कभी बोर होके बोले बहुत हो गया, आप जाना है मुझे। देखो, ये हार्ट सेल्स तो कैसी है? ओकेशनली डिवाइड करती, रिप्लेस करती हैं दूसरी लॉस्ट सेल को एट द टाइम ऑफ इंजुरी। These cells that do not divide further exit the जीवन। उनको पता है कि अगर जीवन में रहना है तो फिर तो डिवीजन करना पड़ेगा, तो बेटर है कि हम जीवन को एग्जिट ही कर दें और एंटर कर जाएं एक ऐसी स्टेज में विच इज नोन एज क्विंसेंट स्टेज और G0 फेज। इस स्टेज का फीचर है सेल्स रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट। मतलब अभी एक्टिव तो है, मरी थोड़ी है, एक्टिव तो है, पर एक एकांत में जाके आराम से सोच रही हैं कि जीवन में क्या क्या चीजें आगे बढ़ने के लिए है। सारा एनालिसिस चल रहा है पर अभी कुछ हो नहीं रहा है। पर जैसे ही सिग्नल अगर इन्हें मिलता है, जैसे ही सिग्नल मिलता है कि तुमको डिवाइड करना पड़ेगा, वो कर भी जाती है डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ लिख रहे हैं अनलेस कॉल्ड टू डू सो, मतलब अगर जरूरत पड़ जाए तो सेल्स G0 से फिर से क्या करती हैं? फिर से डिवीजन शो कर सकती हैं, अनलेस कॉल्ड टू डू सो। नॉर्मली क्या होता है, जीवन से अगर एग्जिट हो गई तो G0 में चली गई, तो G0 में मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट अभी प्रोलिफरेशन मतलब नंबर में बढ़ोतरी नहीं दिखा रही। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं। इन एनिमल्स माइटोटिक डिविजन्स, देखो यार, नॉर्मली हम बात करते हैं हमारी बॉडी में जो सोमैटिक सेल्स है ना, सोमैटिक सेल्स किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल्स की। एनिमल्स में सोमैटिक सेल्स कैसी हैं? डिप्लॉइड। अब देखो डिप्लॉइड क्या है? 2n है। ठीक है, तो ये डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। माइटोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है? सेम, 2n से 2n। अब क्या होगा, कुछ हमारे पास ऐसी भी सेल्स हैं जो हेप्लॉइड है। हेप्लॉइड मतलब गैमीट्स है। तो अगर गैमीट्स अपने आप का नंबर बढ़ाना चाहता है, ये n से क्या हो गया? n, तो गैमीट्स का नंबर बन गया n से n। तो इनमें भी हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल सही बात है। मतलब गैमीट्स की सेल्स कैन ऑल्सो अंडरगो माइटोटिक डिवीजन टू इंक्रीज देयर नंबर, क्रोमोसोम नंबर सेम रहा। ठीक है, प्लांट की बात करें तो प्लांट में डिप्लॉइड मतलब 2n से 2n मेंटेन रहेगा। ठीक है, माइटोसिस हो रहा है। क्या कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं? हाँ जी, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, लोअर प्लांट्स, जिनकी बॉडी ही हेप्लॉइड है, जिनकी बॉडी ही हेप्लॉइड है, उनमें भी माइटोसिस हो सकता है। तो माइटोसिस बेचारा बहुत सीधा है, डिप्लॉइड में भी हो जाता है, हेप्लॉइड में भी हो जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर इसमें सेम मेंटेन रहता है। तो यहाँ तो लोअर प्लांट्स की बात कर ली, जैसे हम एल्गी ब्रायो की बात करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई एग्जाम्पल आ रहा है कि एनिमल्स में जो हेप्लॉइड स्टेज में, जैसे ड्रोन, ड्रोन क्या है? एन, और वो एन से और क्या बनाता है?
फर्दर ड्रोन का फॉर्मेशन। पढ़ते हैं ना क्या है, पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस से एन ने एन बनाया। तो अब ये लाइन समझ में आएगी, इसलिए मैंने पहले आपको एक्सप्लेन करा है ये क्या बोल रहा है। In animals, mitotic cell division only seen in the diploid somatic cells. However, there are few exceptions जहां पर हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड करती है माइटोसिस से। फॉर एग्जाम्पल मेल हनी बीज, जिनको हमने ड्रोन बोल दिया। इसके अलावा प्लांट्स में भी हम देखें, दे शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। ठीक है, हाँ देख लिया हमने। जैसे कि फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब भैया ये तो टॉपिक हट गया है, पर हम जानते हैं ना गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बारे में। तो स्पोरोफाइट मतलब डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है, गैमेटोफाइट मतलब हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। तो जब हमने लोअर प्लांट्स के बारे में देखे तो वहां तो बेचारा पूरा हैप्लॉइड है, तो वो हैप्लॉइड का नंबर भी एन में भी माइटोसिस होता है और वो क्या बनाता है, पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में हो रहा था, कुछ फ्यू हैप्लॉइड ड्रोन की कंडीशन अपन ने देखी, उसमें भी माइटोसिस हो रहा था। गैमीट्स अपना नंबर भी एन से बढ़ाते हैं, माइटोटिक डिवीजन से बढ़ा रहे हैं। और प्लांट्स में हमने ये कंडीशन देखी। एम फेज की बात करें तो एम फेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल का सबसे मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड क्या है, एम फेज, जिसमें मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है वर्चुअली, मतलब जो आपको ऐसे ऊपर से दिखाई दे रहा है, मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल द कंपोनेंट्स। लगभग आप बोल सकते हो मोटा मोटा कि सभी ऑर्गेनाइजेशन, सभी जितने भी कंपोनेंट्स है सबका रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी रिमेन्स द सेम, अगर प्रोजेनी में और पेरेंट में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा तो आप उसे बोलेंगे इक्वेशनल डिवीजन। तो इसीलिए हमने माइटोसिस को डिवाइड करा है 4 स्टेजेस में, ताकि ये आप देख सको। पर क्या ये 4 स्टेजेस क्लियर कट डिवीजन दिखाएंगी? देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है। कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस के डिवीजन में ये 4 स्टेजेस है। अब ये प्रोग्रेसिव है। दिस डू नॉट शो क्लियर कट लाइंस। आप ये नहीं बता सकते कि प्रोफेज खत्म हो गया, मेटाफेज चालू हो गया, कोई स्विच थोड़ी है यहाँ पर। हाँ, पर हम समझाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सो देयर कैन नॉट बी अ क्लियर कट लाइंस ड्रॉन बिटवीन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। ध्यान से सुनना ये। तो इसमें कैरियोकाइनेसिस में कितनी स्टेप्स है देखो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, सो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सबसे पहला प्रोफेज। देखो प्रोफेज का डायग्राम भी आपको दिखाई दे रहा है, धागे जैसा है। अब ये धागा बदला है किसमें, क्रोमोसोम में। यहां पर आपको दिख रहे थे क्रोमैटिन, यहां पर आपको दिखने चालू हो गए क्रोमोसोम। अब ये जो ट्रांजिशन है यहां पर देख सकते हो कंडेंसेशन हुआ है। क्या हुआ है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब जो मटेरियल बिखरा पड़ा था वो अब इकट्ठा होने लगा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मुझे अब डॉटर प्रोजेनीज में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो जहां बिखरा हुआ रहेगा उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कतें आएंगी। सो क्रोमैटिन जो स्कैटर्ड था, अब वो क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम बनने लगा है बोल रही हूं मैं, बिकॉज मैं एनसीईआरटी में मार्क कराने वाली हूं कि पूरा कंडेंसेशन कब हो जाएगा। ठीक है, सो क्रोमैटिन से क्रोमोसोम्स। अब यार क्रोमोसोम्स को भागने के लिए, दौड़ने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए जगह चाहिए। अब वो एक बाउंड्री में नहीं रह सकते, न्यूक्लियर बाउंड्री को तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी टूटने चालू हो जाती है। सेल ऑर्गेनेल्स जो है अगर बीच में आएंगे तो इधर उधर क्रोमोसोम से टकराएंगे, तो सेल ऑर्गेनेल्स भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, गायब। तो प्रोफेज में क्या करना है, आपका एम है जगह को खाली करना और क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनाना। देखिए यहीं पर होता क्या है, द फर्स्ट स्टेज
of karyokinesis of mitosis follows the S and G2 phases of interphase। बिल्कुल सही बात है, हमने देखा था सीक्वेंस में, जैसे G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड M फेज। तो ये M फेज का ही प्रोफेज है, तो ये किसके बाद आ रहा है? follows the S and G2 of the interphase। In S and G2 phase, the new DNA molecule formed। कैसा है? Not distinct but intertwined, उलझा हुआ सा है, अभी इस डिस्टिंक्ट नहीं दिख रहा है आपको। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन। देखो लिखा है ना वहां पर हमने, कंडेंसेशन चालू हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का। क्रोमोसोम मटेरियल बिकम्स अनटैंगल्ड, मतलब अब धीरे धीरे सुलझने लगे हैं। मैडम आप तो बोल रहे हो कि क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बन रहा है, देखो यार जो उलझे हुए धागे थे वो अब सुलझ के एक अच्छा सा शेप लेके क्रोमोसोम बनाएंगे। तो यहाँ पर अनटैंगल्ड होंगे बाद में, एंड क्या बनेंगे? क्रोमोसोम। तो क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होने लगेगा और धीरे धीरे डायग्राम में आपको दिख रहा है क्रोमोसोम फॉर्मेशन होगा। आगे बढ़ जाएं। द सेंट्रोमियर which had undergone, देखा था ना, duplication during S phase of the interphase, now begins to move towards the opposite pole। opposite pole की तरफ जा रहे हैं। ये क्यों जा रहे हैं अभी समझ में आएगा, ऐसे ही घूम नहीं रहे हैं। यहाँ पर completion of prophase is marked by following characters। तो एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड याद रखना है आपको कि प्रोफेज कंप्लीट हो गया। ये कैसे पता? क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट mitotic chromosomes। Chromosomes are seen to be composed of two chromatids attached together at centromere। मतलब कुछ ऐसा ये सेंट्रोमियर ये जोड़े रखता है आपके क्रोमैटिड्स को। क्लियर है? तो ये क्रोमोसोम है जिसमें ये हो गया आपका सेंट्रोमियर और ये हो गया आपका क्रोमैटिड। ठीक है, वही तो लिखा है ना एनसीईआरटी ने, आर सीन टुगेदर टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमैटिड्स अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। बढ़ जाए आगे। सेंट्रोसोम्स विच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द इंटरफेज, अब दूर जाने लगे। ये समरी है किसकी? चैप्टर की नहीं है, अभी तो चैप्टर चालू हुआ है, प्रोफेज की है। कि प्रोफेज में पहले तो हमने देख लिया कि डिस्टिंक्ट जो बिखरा बिखरा सा धागा था क्रोमोसोम बनने लगा है। दूसरा पॉइंट, ये जो सेंट्रोमियर था ये कहाँ जाने लगा है? पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट करा है। ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये जो 90 डिग्री पे अरेंज होंगे ना, ये ऐसी सिलेंड्रिकल बॉडीज हमने पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। और इनसे निकलती है कुछ ऐसी रेज जिसको बोलते हो आप एस्टर रेज या एस्टर्स। अब माइटोटिक अपैरेटस क्या है? टू एस्टर्स टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म द माइटोटिक अपैरेटस। तो एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर्स दोनों मिलके क्या बनाएंगे? माइटोटिक अपैरेटस। इसी से ये निकलेंगे ऐसे स्पिंडल फाइबर्स, और जहां पर नीचे जो डुप्लीकेटेड हुआ है ये रहेगा, ये ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये सब मिलके क्या बना रहा है? माइटोटिक अपैरेटस। सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज। कैसे पता एंड ऑफ प्रोफेज आ गया है? क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा है? यहाँ पर डू नॉट शो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, कुछ भी नहीं दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ काम की चीज दिख रही है और वो है आपका क्रोमोसोम्स। सो दिस कंप्लीट्स आवर प्रोफेज। नेक्स्ट मेटाफेज। देखो मेटाफेज में क्या हो रहा है? मेटाफेज में अब ये याद रखना कि पोल्स की तरफ एकदम पहुंच जाएंगे सेंट्रोमियर्स, है ना, सेंट्रोसोम बोल दो। उसके बाद स्पिंडल बन चुके थे। क्रोमोसोम्स जो इधर उधर मूवमेंट करना चाह रहे हैं, पहले बोलेंगे देखो लाइन से बैठो, हम आपको गिनेंगे कि आपका नंबर कितना है, और फिर उसके बाद आपका मूवमेंट चालू होगा। तो अगर आप
डिसिप्लिन से उन्हें चलाओगे तो पहले एक लाइन में अरेंज करना पड़ेगा। तो मेटाफेज में है क्या, डिसिप्लिन हो रहा है। यहां पर पहली लाइन पे ध्यान देना, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट किस में होती है, प्रोफेज मेटाफेज, तो बच्चे बोलेंगे हाँ न्यूक्लियर एनवलप गायब हो गई थी। गायब पूरी तरीके से नहीं हुई थी प्रोफेज में, मेटाफेज आंसर टिक करेंगे आप। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो गया, मतलब क्या चालू हो गया आपका, मेटाफेज। तो मेटाफेज में आपको पूरी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व दिख जाएगी। डिसॉल्व हो गई तो क्या दिखेगी, इसका मतलब डिसॉल्व हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर लिखा है हेंस द क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड through the cytoplasm of the cell. Done. By this stage, condensation of chromosome is completed. इस स्टेज के दौरान कंडेंसेशन पूरा हो चुका है, तो मतलब प्रोफेज में पूरा नहीं हुआ था। याद रखना ये पॉइंट, पूरी तरीके से क्रोमोसोम्स कंडेंस कब हुए, मेटाफेज में। देन ऑब्जर्व्ड क्लियरली अंडर माइक्रोस्कोप, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मेटाफेज is the best stage to count the number of chromosomes, and study morphology of chromosomes. तो सबसे बेस्ट स्टेज जिसमें फाइनल कंप्लीट कंडेंसेशन हो रहा था वो है आपकी मेटाफेज। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये क्रोमोसोम्स स्पिंडल से चिपके हुए हैं। ऐसा कोई एडहेसिव फेविकोल है क्या जो चिपकाए रखा है क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर से? हाँ, पढ़ेंगे अभी हम क्या है ऐसा कुछ। तो यहाँ पर दिस देन इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजीली स्टडीड। ठीक है, यहाँ पर मेटाफेज क्रोमोसोम मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। हाँ, ये जो 2 दिख रहे हैं ये दोनों बहनें हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स, जो एक साथ है जुड़ी हुई एक पॉइंट पे। कहाँ, किसने पकड़ के रखा है इनको, सेंट्रोमियर। ठीक, यहाँ पर आपको मेटाफेज में इक्वेटर पोजीशन पे एक प्लेट दिखाई देगी। ठीक है, तो ये मेटाफिजिक प्लेट कहाँ पर है, इक्वेटर पे, तो इसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट, या इक्वेटोरियल प्लेन पे आ गई मेटाफिजिक प्लेट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स, देखो मैंने अभी बताया ना कि ऐसा कुछ होगा जो इनको स्पिंडल से चिपकाए हैं, तो यहाँ पर कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर के पास में, और ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कुछ और नहीं है, काइनेटोकोर है, और इसी से चिपके हैं स्पिंडल फाइबर्स। मतलब क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर से अगर अटैच्ड है तो किस पोजीशन से, ये है काइनेटोकोर। तो दोनों तरफ से अटैच्ड है, ध्यान रखना। हाँ, माइटोसिस का स्पेशल फीचर है कि माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर्स दोनों तरफ से अटैच कर रहे हैं, किसको, काइनेटोकोर से। सेंट्रोमियर से जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा है दैट इज काइनेटोकोर। दी स्ट्रक्चर सर्व्स एज दी साइट, किसकी साइट है ये, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। ठीक है, ताकि क्रोमोसोम इधर उधर हवा में ना रहे, चिपके रहे। और अब मूव करेंगे पोजीशन में एट द सेंटर ऑफ द सेल। अब बीच में आ गए, अभी मैंने बात करी थी इक्वेटर पे आ चुके हैं। हेंस द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम्स कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर। मेटाफेज पे क्या देखा आपने, इक्वेटोरियल लाइन पे आ चुके हैं सब, विथ वन क्रोमैटिड, सुनो ध्यान से, with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore। इसका मतलब कुछ ऐसा होता होगा कि दोनों तरफ से काइनेटोकोर जुड़ा है, क्योंकि जब आप अब इसका मूवमेंट दिखाओगे नेक्स्ट फेज में तो वहां पर हमको तोड़ना पड़ेगा, तो दोनों तरफ से टुकड़े होंगे।
आई बात समझ में? तो नेक्स्ट चलते हैं इसमें, टू द स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम वन पोल एंड इट्स सिस्टर क्रोमैटिड्स कनेक्टेड टू इट्स काइनेटोकोर टू दी फ्रॉम दी अदर पोल्स। ठीक है, तो ये स्पिंडल इस वाले पोल का हो गया और ये स्पिंडल इस वाले पोल से, तो दोनों तरफ से काइनेटोकोर से स्पिंडल अटैच्ड है। अब क्या होगा? The plane of alignment of the chromosome at metaphase is referred to as metaphasic plate. Key features क्या है? Spindle fibers attached to kinetochore of chromosome, दोनों तरफ से देखा हमने। Chromosomes are moved to spindle equator, ये बीच में आ गए ना इक्वेटर के, and gets aligned along metaphasic plate. तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इक्वेटोरियल प्लेट पे आ चुके हैं। अब क्या करोगे? कुछ ऐसा होगा कि कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन के कारण से कहीं ना कहीं मूवमेंट चालू होगी। नेक्स्ट देख ले, एनाफेज। अब एनाफेज में क्या लिखा है? एट ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज एट मेटाफेसिक प्लेट स्प्लिट साइमल्टेनियसली, एक एक करके नहीं होता है, साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग है। तो यहाँ पर जो हमने प्रीवियस स्लाइड में इनको अरेंज देखा था ना, ये जो अरेंज हो गए थे, अब ये अरेंजमेंट क्या होगा? ये अरेंजमेंट के कारण से अब स्पिंडल में ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्शन होगा कि खिंचाव डेवलप होगा और अब ये सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा। क्या स्प्लिट होगा? सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा। अब यहाँ पर देखना, ये जो हमने डायग्राम बनाया था इसको ऐसे लेटा दो, है ना, अभी ये ऐसा बनाया, अब इसको लेटा देंगे तो अब होगा क्या? देखना, इस फेज में, एनाफेज में, जैसे ही हमने ये स्पिंडल फाइबर देखे, अब कुछ इस तरीके से स्प्लिटिंग होता है कि आपका क्रोमोसोम, देखो ये ऐसा था, यहां पर ये एक है ना, अब इसमें स्प्लिट होगा। अब स्प्लिट होगा तो स्प्लिट के दौरान ये सेंट्रोमियर जैसे टूटा, अब सेंट्रोमियर लीड करता है रास्ते को, बोले मैं आगे चलूंगा, आर्म्स को बोलते तुम ऐसे पीछे पीछे आना, बोलते ठीक है हम इस तरीके से आएंगे। तो अब ये मूव कैसे करते हैं देखना जरा इसका डायरेक्शन। ये अगर स्पिंडल फाइबर है तो इनका मूवमेंट कैसे होता है देखें, ये लीड करता है और ये बेचारे आर्म्स ये पीछे हो गए इधर, फिर से आर्म्स पीछे हो गए। यही तो बता रहा है इस डायग्राम में, देखो ना एनसीईआरटी ने यही बताया है कि आर्म्स पीछे की तरफ हो गए, सेंट्रोमियर लीड कर रहा है। ठीक है, तो इधर आपको दिखाई दे रहा है द डॉटर क्रोमैटिड्स नाउ रिफर्ड एज डॉटर क्रोमोसोम। अब आप इनको सभी को क्रोमोसोम बोलोगे, क्रोमोसोम बोलेंगे यहाँ पर हम, क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम का काउंटिंग हम सेंट्रोमियर से करते हैं। तो ये सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर, आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये जो सेंट्रोमियर था तो ये एक क्रोमोसोम था। अब एनाफेज में आपने देख लिया कि एनाफेज में क्रोमोसोम का नंबर ये मान लो एक था, तो अभी एक पूरी सेल देखोगे तो क्रोमोसोम का नंबर काउंट करो तो 2 हो गए। क्यों? यहाँ पर ये स्प्लिट हो गया तो इसने एक क्रोमोसोम ने क्या कर दिया? 2 बना दिए। अब जितने नंबर से चालू करोगे उसका डबल हो गया, मतलब एनाफेज में। अरे डबल होना जरूरी है क्योंकि 2 डॉटर सेल्स बनेंगी तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा ये, तब जाके क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहेगा। तो एनाफेज में आप देख रहे हो यहाँ पर ये क्या हो रहा है? डबल क्रोमोसोम का नंबर। सो देयर फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई बिगिन देयर माइग्रेशन टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। As each chromosome moves away from the equatorial plate, the centromere of each chromosome remains directed towards the pole. इनका डायरेक्शन कैसा है? सेंट्रोमियर टूवर्ड्स द पोल और आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड, ये शब्द याद रखना है, पीछे की तरफ इनके आर्म्स है, क्रोमैटिड्स है। Thus एनाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग इवेंट्स। हमने देखा था सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहा है, क्रोमैटिड्स सेपरेट हो रहे हैं, देन क्रोमैटिड्स मूव करते हैं अपोजिट पोल की तरफ और हेड ऑफ द सेंट्रोमियर डायरेक्ट करता है, लीड कर रहा है टुवर्ड्स द पोल और आर्म्स रहते हैं पीछे की तरफ। अब ये सब जब पोल्स की तरफ पहुंच चुके हैं तो अब क्या होगा? अब बेचारे अपनी आइडेंटिटी खो देंगे। क्रोमोसोम्स अपनी आइडेंटिटी खोते हैं
और फिर क्या होगा? At the beginning of the final stage of karyokinesis, that is telophase, chromosome that have reached their respective poles decondense. फिर से क्या हो जाएंगे? डिकंडेंस हो गए, अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर दी। मतलब अगर पूछा जाए कि ऐसी कौन सी स्टेज है कैरियोकाइनेसिस की जिसमें क्रोमोसोम्स अपनी इंडिविजुअलिटी लूज करते हैं और डीकंडेंस हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? टीलोफेज। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन। आपको दिख रहा है क्या इस स्लाइड में? कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं पर भी आपको क्रोमोसोम नहीं विजिबल है। अब जब क्रोमोसोम विजिबल नहीं है तो क्रोमैटिन मटेरियल दो पोल्स पे कलेक्ट हो चुका है। मतलब हम ये देख रहे हैं कि इस टीलोफेज में जो जो इवेंट हो रहे हैं, ये सारे इवेंट्स किसके अपोजिट हैं? प्रोफेज के। प्रोफेज में जो जो हुआ था उसके अपोजिट जहां पर होता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं एंटी प्रोफेज। क्यों ऐसा बोला? बिकॉज प्रोफेज में क्या हुआ था? प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप डिसॉल्व हो गई थी, न्यूक्लियोलाई गायब हो गए थे, सेल ऑर्गेनेल्स डिसॉल्व हो गए, डिसअपियर हो गए थे। पर यहां पर क्या होगा? टीलोफेज में सारे सेल ऑर्गेनेल्स फिर से बनेंगे, फिर से आ गए, और क्रोमोसोम्स जो बन चुके थे अब वो फिर से डीकंडेंस होके क्या बन जाएंगे? क्रोमैटिन। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज अब सेल का डिवीजन हो चुका है, अब तो सिर्फ उसको क्या करना है? डॉटर सेल्स बनानी है। कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें दो पॉइंट आप देखेंगे, क्रोमोसोम क्लस्टर एट द अपोजिट स्पिंडल, ग्रुप बना लिया, दे लूज देयर आइडेंटिटी एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स, न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स अराउंड देम। देखो सारी चीजें फिर से आ गई जो वहां गायब हुई थी प्रोफेज में, न्यूक्लियोलाई सेल ऑर्गेनेल्स फिर से बन गए। सो दिस टीलोफेज कंप्लीट्स द स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। क्या कंप्लीट हो गया सेल डिवीजन? बिल्कुल नहीं। सेल डिवीजन कब कंप्लीट होगा? जब सेल बनेगी। अभी तो पूरा एक सेल दिख रही है आपको, अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और साइटोप्लाज्म के डिवीजन के लिए आपको देखना पड़ेगा साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में दो तरीके से होता है। अगर हम देखें साइटोकाइनेसिस प्लांट में, तो प्लांट में साइटोकाइनेसिस कैसे होगा? प्लांट के पास रिजिड सेल वॉल है, हाँ, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है, तो प्लांट में होगा प्लेट फॉर्मेशन। अब ये प्लेट फॉर्मेशन क्या है? इसे हम एक्चुअली बोलते हैं सेल प्लेट। तो जब हम बात करें प्लांट में, तो प्लांट की सेल में बीच में सेंटर में एक प्रिकर्सर बनता है फ्रेगमोप्लास्ट। ये फ्रेगमोप्लास्ट कहाँ ग्रो करेगा? ये फ्रेगमोप्लास्ट ग्रो करता है अंदर से बाहर की तरफ। तो इस अंदर से बाहर की तरफ ग्रोथ को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। फार जा रहा है ना, सेंट्रीफ्यूगल। और फिर ये बनाएगा दो डॉटर सेल्स। ये हो गया आपका प्लांट्स में। पर एनिमल्स में भी यही हुआ? नहीं, ऐसा थोड़ी हुआ। देखो ना, एनिमल्स में आपको ये डिप्रेशन दिख रहा है, ये जो डिप्रेशन आता है इसे हम क्या बोलते हैं? फरो। तो फरो फॉर्मेशन किसका फीचर है? एनिमल सेल का। पर ये कैसे जा रहा है? अंदर की तरफ, दैट मीन्स सेंट्रीपिटल। तो क्लियर हो गया हमको, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, पर प्लांट का होगा, एनिमल को होगा, तरीके अलग अलग होंगे। तो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं बेटा। माइटोसिस accomplishes not only the segregation of duplicated chromosomes into daughter nuclei but the cell itself divided। मतलब सिर्फ डीएनए डुप्लीकेशन होना इसका एक टारगेट नहीं है, सेल भी डिवाइड कर रही है। और जब सेल डिवाइड करती है, सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, एट द एंड ऑफ विच डिवीजन गेट कंप्लीटेड। तो कंप्लीट कब हुआ? जब कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इन एनिमल सेल देयर इज अचीवमेंट बाय अपीयरेंस ऑफ फरो, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जो डीप अंदर तक जाता है सेंट्रीपिटली, और अल्टीमेटली आपको दो डॉटर सेल्स देता है। सो दिस इज अबाउट साइटोकाइनेसिस। पर जो इतना सब कुछ हमने देखा, ये प्लांट से कैसे वेरी करता है? एनसीईआरटी क्या बोलती है? मैंने तो आपको डायग्रामेटिकली बता दिया। एनसीईआरटी ने बोला कि प्लांट में सेल वॉल फ्लेक्सिबल नहीं है, इनएक्सटेंसिबल है, इसीलिए वो क्या दिखाएगी? एक दूसरा तरीका दिखाती है जिसको आप बोलते हो सेल प्लेट फॉर्मेशन।
सेल प्लेट फॉर्मेशन जो बीच में फ्रेगमोप्लास्ट से स्टार्ट होगा और बाहर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, लिखा है ना यहाँ पर, प्रीकर्सर कॉल्ड सेल प्लेट। और ये सेल प्लेट आगे चल के जो बनाएगी लेयर वो कौन सी है, मिडिल लेमेला। एट दी time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria, plastid gets distributed between two daughter cells। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, पर अगर कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस तब क्या होगा? कुछ ऑर्गेनिजम्स में कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, जिसके कारण से मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाती है। बहुत सारे न्यूक्लियाई, जब सेल डिवाइड ही नहीं हो रही है, एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई आ गए, दिस इज नोन एज सिनसाइशियम, जो हम पढ़ते हैं लिक्विड एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कंडीशन। सेल्यूलर एंडोस्पर्म में क्या था? जब न्यूक्लियस तो डिवाइड हुआ, साथ में साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है, पर फ्री न्यूक्लियर कंडीशन में क्या था? फ्री न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है बट साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है। सो इतनी सारी चीजें पढ़ी, मतलब ये माइटोसिस इंपॉर्टेंट होगा। किस तरीके से इंपॉर्टेंट है ये हम देखते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है कि क्यों जरूरी है, किस तरीके से माइटोसिस की मदद से ऑर्गेनिज्म को लाइफ में सरवाइव करने में या फिर टिश्यू इंजुरी को रिपेयर करने में मदद मिलती है। सो यहाँ पर देखें, माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल्स ओनली। यूजुअली बोल रहा है ये, मतलब इट कैन ऑल्सो ऑकर इन हैप्लॉइड, मतलब ये हैप्लॉइड में भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? अरे इसमें क्रोमोसोम नंबर थोड़ी बदल रहा है, तो क्रोमोसोम नंबर अगर नहीं बदलता है तो माइटोसिस दोनों में हो सकता है, डिप्लॉयड और हैप्लॉइड। However, in some lower plants and in some social insects, अभी हमने बात करी थी हनीबी की, haploid cells also divide by mitosis. It is very essential to understand the significance. क्या significance है माइटोसिस का? सबसे पहला, usually it result in the production of diploid daughter cell, ये नंबर 1 हो गया, with identical genetic complement. The growth of multicellular organism due to mitosis, ग्रोथ हो रही है ना मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि सेल्स का नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है, क्रोमोसोम सेम रह रहा है, तो वो माइटोसिस ही है। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अभी हमने पहले लेक्चर का जो शुरुआत करा था ना, उसमें ही आइडेंटिफाई किया था कि ये सेल डिवाइड क्यों करती है, तो वो सारा रीजन यहाँ लिखती है एनसीईआरटी, क्योंकि जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशो है वो डिस्टर्ब हो गया, और डिस्टर्बेंस के कारण से अब सेल ने सोचा कि किस तरीके से इस रेशो को रिस्टोर करा जाए, तो ये रिस्टोरेशन करने के लिए सेल डिवाइड करती है। माइटोसिस का कंट्रीब्यूशन है सेल रिपेयर में। सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, लाइनिंग ऑफ द गट, एलिमेंट्री कैनाल and blood cells are constantly replaced. Mitotic division in meristematic tissue, अभी हमने बात करी थी प्लांट्स में लगातार डिवीजन चलता रहता है, ये सब किसके कारण पॉसिबल है? माइटोसिस के कारण। सो दिस कंप्लीट्स माइटोसिस। माइटोसिस में आपको सारी चीजें सिक्वेंशियली ऑर्डरली इवेंट्स में याद रखनी है, जहां जहां मैंने कंसेप्ट्स बताए हैं वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे मियोसिस के लिए। थैंक यू सो मच।